हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल आप सभी के। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का वीडियो जो है एक बड़ी डिबेट का टॉपिक होने वाला है। तो आपने जो है वो यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो पढ़ ही लिया होगा कि कौन सी गाड़ी बेहतरीन है, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली। तो इसके अंदर जो है वो इसके थोड़े से टेक्निकलिटीज़ में भी हम जाने वाले हैं कि कौन से टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलते हैं, उनके बीच में फ़र्क क्या है, और साथ ही साथ इसके मुकाबले मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको क्या करना पड़ता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी, मैनुअल या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में जा रहे हैं तो कौन सी ऑटोमेटिक आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी ऑटोमेटिक कौन से लोगों के लिए सूट करती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सभी के बारे में बात करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो कभी भी मिस ना करें। तो दोस्तों, बात सबसे पहले कर लेते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कहने के बाद आदमी के दिमाग में एक ही चीज़ आ जाती है कि एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर क्लच नहीं है और गियर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और गाड़ी जो है वो गियर अपने आप चेंज कर लेती है, आपको खाली उसका एक्सीलेटर और ब्रेक पेडल ऑपरेट करना होता है। तो इतना ही आदमी के दिमाग में आता है। लेकिन नहीं दोस्तों, इसके अंदर कई सारे यहाँ पर टाइप्स भी आते हैं। पहला जो सबसे कॉमन है वो है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। दूसरा आता है AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तीसरा जो आपके पास आता है वो आता है DSG या DCT। तो DSG का फुल फॉर्म है डायरेक्ट शिफ्ट गियर, और DCT मतलब ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। तो ये दोनों ही एक ही चीज़ है, बस इसके नाम दो है। चौथा आपके पास आ जाता है CVT, और पांचवा जो इस सेगमेंट में सबसे नया है वो है IMT। तो IMT में जो है वो आपको गियर नॉब जो है वो चेंज करना पड़ता है, गियर तो चेंज करना पड़ता है लेकिन इसके अंदर क्लच नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों ही जो ट्रांसमिशन है उनकी अच्छाइयाँ एक ट्रांसमिशन में लाने की कोशिश की गई है। खैर, IMT के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर से। तो टॉर्क कन्वर्टर बेसिकली है क्या, तो इसके बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में आपके सामने नहीं रखने वाला हूँ। एक सिंप्लीफाइड उदाहरण आपको देता हूँ। तो मान लीजिए दो टेबल फैंस हैं जो कि एक दूसरे को ऐसे मुंह करके रखे हुए हैं। उनमें से एक टेबल फैन को आपने पावर दे दी है, उस टेबल फैन को आपने चला दिया है। अब अगर दूसरा भी टेबल फैन सेम मॉडल का, सेम डायमीटर का होगा, उसके जो टरबाइंस है वो भी सेम आकार के होंगे, सेम वेट के होंगे, तो इस टेबल फैन के घूमने से जो वहाँ पर हम कहें कि हवा का फ्लो तैयार हो रहा है, उसकी वजह से सामने वाला जो टेबल फैन है उसके भी जो पहिए हैं या हम कहें टरबाइन है वो घूमना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हवा जो है वो उसको पुश कर रही है। तो यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर में ऐसा ही होता है। टॉर्क कन्वर्टर में टरबाइंस होते हैं। तो एक टरबाइन जो है वो गाड़ी के इंजन से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर इसके बीच में हवा की जगह पर लिक्विड बहता है, ट्रांसमिशन फ्लूइड बहता है। तो ये टरबाइन जैसे घूमता है वैसे वैसे ये लिक्विड को भी गति देता चला जाता है, और ये लिक्विड जो है वो सामने वाले फैन टरबाइंस के भीतर घुसने लगता है, जिसकी वजह से उसके टरबाइन भी घूमने लगते हैं। और ये वाला जो टरबाइन है ये डायरेक्टली आपके चक्कों से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे जैसे ये दोनों एक साथ घूमने लगते हैं वैसे वैसे आपके चक्के भी घूमने लगते हैं। तो इसको कहते हैं टॉर्क कन्वर्टर, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो टॉर्क को कन्वर्ट कर देता है दूसरे टरबाइन में या ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से आपके चक्के घूमते हैं। इसके अंदर जो है वो आपको गियर चेंज ऑब्वियसली नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन इसका एक डाउन साइड हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा पेपी अगर आपको इंजन चाहिए, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट आप हैं, तो यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर जो है वो शायद उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद आपके पास आता है AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका नाम ही है ऑटोमेटेड मैनुअल। तो ऑटोमेटेड इसको इसलिए कहा जाता है कि गियर तो इस गाड़ी के अंदर होते हैं, वो चेंज भी होते हैं, बस ड्राइवर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस गाड़ी के अंदर जो एक कंप्यूटर चिप लगी हुई होती है वो ये डिसाइड करती है कि अभी गाड़ी का RPM कितना चल रहा है, अभी गाड़ी का स्पीड क्या है। जैसे जैसे RPM बढ़ता जाएगा ऊपर ऊपर के गियर लगते जाएंगे।
तो मान लीजिए गाड़ी अभी फर्स्ट में चल रही है, गाड़ी का स्पीड अब 15 तक पहुंच चुका है, आरपीएम जो है वो तकरीबन 1500 के करीब पहुंच चुका है। अब जैसे ही इसमें थोड़ा सा और इजाफा होगा, जैसे ड्राइवर थ्रॉटल को और दबाएगा, गाड़ी गियर चेंज कर लेगी। लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको पता चलता है कि गाड़ी जो है वो अब फर्स्ट से सेकंड में चली गई है, अब सेकंड से थर्ड में चली गई है। वैसे ही जब ब्रेक लगता है तो कंप्यूटर चिप को पता चल जाता है कि स्पीड ड्रास्टिकली कम हो रहा है, आरपीएम भी कम हो रहे हैं, तो गियर को नीचे शिफ्ट करना है। तो इसके अंदर जो है वो ड्राइव शायद उतनी ज़्यादा आपको, हम कहें कि सीमलेस जो आपको चाहिए होती है ना, कि पता ही ना चले कि गाड़ी में कब गियर चेंज हो रहा है, वैसी ड्राइव आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसकी एक अपनी खासियत है कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होते हैं। इसकी वजह से आपने मारुति सुजुकी की कई गाड़ियों में एएमटी ट्रांसमिशन देखा होगा। तो ये गाड़ियाँ बड़ी सस्ते में आती है, फिर भी ऑटोमेटिक ऑफर करती हैं। तो ये कैसे होता है? तो ये एएमटी के बदौलत होता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर डीएसजी या डीसीटी। तो डीएसजी या डीसीटी में भी यहाँ पर गियर तो चेंज होते हैं, लेकिन ये टाइप का जो ट्रांसमिशन है वो मोस्टली यहाँ पर एंथुजियास्ट जो होते हैं, जिनको गाड़ी चलाने का आनंद भी चाहिए और ऑटोमेटिक की सहूलियत भी चाहिए, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। तो इसके अंदर क्या होता है, डीसीटी मान लीजिए ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, तो इसके अंदर एक्चुअली 2 क्लच होते हैं। आपको पता होगा कि इंजन के अंदर जब गियर लगता है तब एक चक्का जो है वो इंजन के मेन जो घूमने वाले चक्के होते हैं उनके साथ जुड़ जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट गियर है तो इसके अंदर जो है वो डिस्क काफ़ी बड़ी होती है और इसके अंदर जो दांतें होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी को उस डिस्क को घुमाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन इसकी वजह से डिस्क जो है वो ज़्यादा ताकत से नहीं घूम पाती है। लेकिन गाड़ी को ताकत जो है, जो आगे बढ़ाने के लिए जो टॉर्क ज़रूरी है, वो ज़रूर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपने हमेशा देखा होगा कि फर्स्ट गियर के ऊपर गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पाती है। तो डीसीटी ट्रांसमिशन में क्या होता है, ऐसे 2 क्लच लगाए जाते हैं जिनके ऊपर अलग अलग प्लेट्स होती है। अब मान लीजिए पहला वाला जो क्लच है उसके ऊपर सारे ऑड नंबर वाले गियर्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या 7th, और अगर 9 स्पीड है तो 9th भी उसी के ऊपर आएगा। और जो दूसरा वाला प्लेट होगा उसके ऊपर सारे इवन नंबर्स होंगे, यानी कि 2nd, 4th, 6th, 8th। तो ये सारे गियर सेकंड डिस्क पे होंगे। लेकिन इसका आपसे क्या मतलब है? तो आपसे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। आपको इसका मतलब खाली इतना ही है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसके अंदर क्लच नहीं है, लेकिन बाकी के जो ऑटोमेटिक्स है उसके मुकाबले ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल उस इंजन के ऊपर मिल जाता है। इन गाड़ियों में जनरली पैडल शिफ्टर्स आते हैं, तो आप यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स में प्लस या माइनस कर सकते हैं, जिसके तहत ये जो ड्यूअल क्लच है उनमें से जो भी गियर आता है वो एंगेज हो जाता है। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल आपको उसके ऊपर मिल जाता है। फिर आते हैं आपकी सीवीटी यानी कि कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, जो कि आजकल के बहुत सारे स्कूटर्स में और बहुत सारी कार्स में भी आता है। और ये ट्रांसमिशन जो है वो स्मूथनेस के मामले में इन सभी ट्रांसमिशन का बाप कह सकते हैं आप। ये सबसे ज़्यादा स्मूथेस्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्चुअल फिजिकल गियर नहीं होते हैं, गियर रेशियोज होते हैं। ये पूरी जो सिस्टम है वो पुली सिस्टम के ऊपर चलती है। तो यहाँ पर अलग अलग जो है वो गियर रेशियोज हो जाते हैं। मान लीजिए अब गाड़ी जो है वो चल रही है 4th गियर पे, तो उसके अंदर की जो सबसे छोटी वाली पुली है वो वहाँ पर एंगेज हो जाती है और पट्टा जो है वो चलता रहता है। तो ये खाली रेशियोज बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। लेकिन इसका डाउनसाइड क्या है कि ये ट्रांसमिशन जो है वो एक्सीलरेशन के मामले में या रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में बहुत ज़्यादा लिथार्जिक होते हैं। उतना ज़्यादा आपको जो है वो झट से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 मिली सेकेंड्स का जो है वो इसके अंदर लैग आएगा और फिर गाड़ी आगे चली जाएगी, जिसको कार वाले जो एंथुजियास्ट लोग हैं उसको रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब रबर बैंड खिंचता है और उसके बाद आप उसको छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से आगे जाता है। तो यहाँ पर सीवीटी ट्रांसमिशन के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप इसका थ्रॉटल पूरा सा देते हैं तब ये रबर बैंड की तरह खींचता है और सटाक से आगे फिर गाड़ी चली जाती है। लेकिन इसके बीच का जो लैग है, कुछ 2-3 मिली सेकेंड्स का जो फ़र्क है, उसको कहा जाता है रबर बैंड इफेक्ट। लेकिन ये चीज़ जो है वो कहीं पर अगर आप क्विक वहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं तो ऐसे मामले में फेटल हो सकता है, क्योंकि आपको
ओवरटेक जो है वो क्विकली करना है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, और ऐसे में अगर आपका CVT ट्रांसमिशन उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है फटाक से, तो फिर गाड़ी स्लो हो जाएगी और फिर वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा रह जाएगा। या हम कहें कि अगर बीच चढ़ाई पर गाड़ी चल रही है और वहाँ पर आपने उसको स्लो कर दिया और फिर से आपने अगर थ्रॉटल मार दिया गाड़ी में, तो फिर उसके गियर चेंज होने में समय लगेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अरे गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है ऊपर। तो जो कोई नया चलाने वाला होगा उसको थोड़ी सी घबराहट इससे हो सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आजकल के जो CVT ट्रांसमिशन आ रहे हैं इसके अंदर स्पोर्ट मोड और लोड मोड ऐसे 2 ऑप्शंस भी आते हैं, जिसके तहत स्पोर्ट मोड में क्या होता है कि गाड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं गियर्स के अंदर लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको टॉर्क अच्छा खासा मिल जाता है। तो जब आप गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तब आप इसको स्पोर्ट मोड में ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पावर की कमी नहीं खलेगी। या तो आप लोड मोड में ले सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ही चढ़ाई पर हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चढ़ नहीं रही है, तो लोड मोड पर लेने के बाद गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर में लॉक हो जाएगी या उस गियर रेशो में लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो ये होता है CVT। और आखिर में आता है IMT, जो कि इस टेक्नोलॉजी की सबसे नई हमारे पास देन आ चुकी है। Hyundai की गाड़ियों में ये आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर खाली क्लच जो है वो ऑटोमेटिक किया जाता है, क्योंकि कई लोगों को क्लच का सिंक्रोनाइजेशन जमता नहीं है। तो कई बार वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, कई बार बहुत स्लो छोड़ते हैं तो गाड़ी उठ नहीं पाती है उतनी तेज़ी से। तो इसकी वजह से वो क्लच का हैसल लोगों के दिमाग में ना रहे, इसकी वजह से क्लच जो है वो ऑटोमेटिक कर दिया है। लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि गाड़ी के गियर के ऊपर आपको कंट्रोल रहता है। आप चाहते हैं कि गाड़ी अभी चढ़ाई पर चढ़ रही है तो ये ऑटोमेटिकली थर्ड पे शिफ्ट ना करे, ये सेकंड पर ही रहे, जिससे कि मुझे अच्छा टॉर्क यहाँ पर मिल सकता है। तो आप अपना गियर होल्ड कर सकते हैं, सेकंड पर ही रह सकते हैं। जैसे ही आपको लगेगा कि अब गाड़ी जो है वो पार हो चुकी है, ईजिली उसको थर्ड में डाल दीजिए। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं, खाली गैस पेडल को, एक्सेलेटर को छोड़ना है, गियर चेंज करना है, फिर से गैस पे पैर रख देना है। तो ये जो क्लच वाला जो सिस्टम है वो इससे एलिमिनेट हो जाता है। तो जो लोग एंथुजियास्ट हैं लेकिन सिटी के स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में जो है वो क्लच का प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, वो IMT के लिए ज़रूर जा सकते हैं, बेहतरीन ऑप्शन है। और आखिर में फिर आपका आ जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि 5 स्पीड या 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सिंक्रोनाइज करना पड़ता है क्लच के साथ में। भले ही आप फर्स्ट लगा रहे हैं या रिवर्स लगा रहे हैं, क्लच जो है वो आपको दबाना ही पड़ेगा और उसके साथ जो है वो सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अब जो है वो आखिरी मुद्दे के ऊपर आते हैं कि आपके लिए कौन सी बेहतरीन रहेगी। तो देखिए दोस्तों, आप अगर एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि आप सिर्फ सिटी में चला रहे हैं और आपका बजट कम है, तो आपको AMT या टॉर्क कन्वर्टर लेना चाहिए, जो कि AMT की यानी कि ऑटोमेटिक की खुशी भी आपको देगा, आपके पॉकेट के ऊपर ज़्यादा जो है वो स्ट्रेन नहीं डालेगा। हालांकि राइड जो है आपकी वो उतनी ज़्यादा स्मूथ या हम कहें कि सीमलेस नहीं होगी, लेकिन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। जो लोग एंथुजियास्ट हैं लेकिन जो लोग गियर चेंज करने का हैसल नहीं चाहते हैं, DCT परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए। थोड़ा बहुत गियर के ऊपर आपको कंट्रोल भी रहता है। वोल्क्सवैगन की मोस्ट ऑफ गाड़ियों में और स्कोडा की मोस्ट ऑफ गाड़ियों में आपको DCT ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं वो लोग जिनको बस एक बहुत ही काम, कंफर्टेबल और सीमलेस ड्राइव चाहिए। CVT बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी गियर चेंज कर रही है, अप शिफ्ट कर रही है, डाउन शिफ्ट कर रही है, कुछ भी पता नहीं चलता है। सीमलेसली गाड़ी जो है वो चलती चली जाती है। तो ये ट्रांसमिशन जो है वो जनरली आपको होंडा के गाड़ियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनकी जो होंडा सिटी है या होंडा जैज़ है, इसके अंदर CVT ट्रांसमिशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डैटसन की जो गाड़ियाँ हैं वो भी CVT ही ऑफर करती है। इन गाड़ियों की खासियत ही यही होती है कि ये गाड़ियाँ पावर जो है बिल्कुल ही एक लीनियर फैशन में ले लेती हैं। बात करें अगर उन लोगों की जो कि मैनुअल का मज़ा चाहते हैं लेकिन क्लच नहीं चाहते हैं, वो IMT बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये अभी केवल Hyundai की गाड़ियों में ही आ रहा है, बाकी कंपनियों ने इसको उतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। और फिर आते हैं वो लोग जो कि प्योरली एंथुजियास्ट हैं। तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे खुद को मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक जो बात कही जाती है कि गाड़ी के साथ एक हो जाना, एक वो गाड़ी जो है वो आपका अंग बन जाती है, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग आपकी ड्राइव रहती है।
जिनको शेयर ड्राइविंग प्लेजर चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं इस गाड़ी के कंट्रोल में हूँ, उनके लिए मैनुअल ट्रांसमिशन ही बेहतर है। उनको फिर वो ऑटोमेटिक में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता है। बस एक आपको गैस पेडल दबाना है, गाड़ी अपने आप चलती चली जाती है, गियर अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो एक तरीके से उन लोगों को वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी चलाने वाला फील आता है। तो इसकी वजह से यह आपके ज़रूरत के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर, AMT, ये दो जो ट्रांसमिशन है वो किफ़ायती रहते हैं। वहीं पर DSG या DCT और CVT ये ट्रांसमिशन खासे महंगे हैं। वहीं पर IMT जो है वो थोड़ा सा आपको मिड रेंज में आ जाता है। तो दोस्तों बस आज की डिबेट में इतना ही। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? आप पर्सनली कौन सा ट्रांसमिशन ज़्यादा पसंद करेंगे? इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है ना, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आया है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बस कोई ना कोई फीडबैक हमें ज़रूर दे दीजिएगा।